हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं ऑडिट की दूसरी रिवीजन वीडियो के साथ में। दिस इज मोर ऑफ अ रिकॉल रिवीजन जिसमें हम लोग रिकॉलिंग पे ध्यान देंगे। तो मैंने ऐसा ही एक वीडियो ग्रुप ऑडिट चैप्टर पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसटीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने जिस भी मैंने नोट्स से पढ़ा था वो नोट्स को मैं यूज़ करके हेडिंग्स लिखूंगी, कुछ कीवर्ड्स भी हो सकता है लिखूँ। और उसके साथ में मैंने एक्चुअली क्या किया है, ये दो फैकल्टीज़ के मटेरियल को यूज़ करके चैप्टर प्रिपेयर किया था। तो एक तो सचिन अग्रवाल सर हैं जिनके मैंने नोट्स यूज़ किए थे, और एक और सर हैं चिराग गर्ग सर, उनकी मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करी थी। सो इन दोनों ही फैकल्टीज़ की हेल्प से आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर और वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। और हाँ, एक दो फैकल्टीज से मैंने, और मैं भी आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, कि मैंने उन लोगों के निमोनिक्स यूज़ किए थे। तो जो भी मेमोरी ट्रिक्स और जो टेक्निक्स हैं वो मैंने यूज़ की हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वो आप नोट कर लेना अगर आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं आ रहा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अपने प्रेजेंट नीड्स पे फोकस कर रहे हैं, और हम जो है इस टाइम पे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, रिसोर्सेज को, कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं उसकी नीड्स किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट की नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं। सो दैट इज ओनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम आगे वाले जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल वर्ल्ड अचीव कर पाए। ना दिस इज नॉट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। और इसी के साथ में इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में ना कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं ना। वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, कि लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड कैसा है, क्लीन वाटर है, देन कोई भी यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, ज़ीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट है, इनइक्वालिटीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो जनरली सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वही सारे गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, और इससे चांसेस बहुत ही कम है कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो तीन जगह से बनेगा। तो एक आपका बन सकता है, देखो इसमें ना इस पूरे चैप्टर में थ्री टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? तो एक रिपोर्ट यहाँ पर हम बात करेंगे वो होगी आपकी ईएसजी की रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट की जो हम बात करेंगे वो होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट जो हम देखेंगे दैट विल बी बीआरएसआर की रिपोर्ट। ठीक है, सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के अराउंड ही पूरा का पूरा रिमेनिंग चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, एंड दैट इज गोइंग टू बी ईएसजी रिपोर्ट। तो ईएसजी रिपोर्ट जो है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ने पड़ेंगे पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ना थ्री पिलर्स हैं किसकी? सस्टेनेबिलिटी के। पिलर्स का मतलब क्या होता है? खंबे होता है। तो अगर हम ये तीन पिलर्स, ये तीन खंभों को देखें, उससे हमारा क्या बन रहा है? सस्टेनेबिलिटी बन रहा है। अब ये थ्री पिलर्स क्या? तो ये थ्री पिलर्स जो हैं इनका नाम है ई एस जी। नाउ व्हाट इज ई? ई फॉर एनवायरनमेंट, देन एस फॉर सोशल, और जी फॉर गवर्नेंस। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, या फिर ईएसजी रिपोर्टिंग का किस तरह से आप ईएसजी की रिपोर्टिंग करते हो। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये जो थ्री पिलर्स हैं इन्हीं की ही रिपोर्टिंग जो हम करते हैं, तो वो पूरी रिपोर्ट क्या बोली जाती है? उस पूरी रिपोर्ट को हम बोलते हैं ईएसजी रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं हम एक एक एलिमेंट की, एक एक पिलर की। तो
सबसे पहले अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में हम किसकी बात करते हैं, हम कीवर्ड्स नोट कर लेते हैं। इसमें आपको जो है एनवायरनमेंट का मतलब वैसे वो सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं जो आप आप बनाते हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है किसके लिए, नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे एंटिटी जो है वो क्या बना रही है, वो इस तरह से अपनी पॉलिसीज बना रही है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाए, यानी कि वो क्या करेगी, वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेगी। उसके बाद में वो जो है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये सब नहीं करेगी और वेस्टेजेस भी नहीं करेगी। उसके अलावा एक और तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का, वो है कि आप जो हो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से यूज़ करो, यानी कि आप रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज में इन्वॉल्व हो, जैसे सोलर प्लांट्स वगैरह लगाओ अपनी यूनिट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पहला एक पिलर होता है सस्टेनेबिलिटी का, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगी कि मुझको जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो क्या क्या चीज़ें करेगी। तो अब सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक फैक्ट्री लगाना है, तो फैक्ट्री लगा के आप डेफिनेटली अपना प्रोडक्शन अच्छे से कर पाओगे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हो, आप वेस्टेजेस नहीं कर रहे हो, पोल्यूशन नहीं कर रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हो। तो ये हो गया आपका पहला पिलर। अगर आपने ये पहला पिलर कर लिया, तो आप जो हो लेवल 1 क्लियर कर जाओगे सस्टेनेबिलिटी की। उसके बाद में आपका अनदर पिलर जो है सस्टेनेबिलिटी का, और इसी की ही रिपोर्टिंग कि हमने ये कैसे कैसे किया है, वो हम ईएसजी रिपोर्ट में देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे नेक्स्ट पिलर इज सोशल। अब सोशल का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड जो है सोशल मीडिया से देख लो ना। सोशल मीडिया का मतलब क्या हुआ, हम जो है बात कर रहे हैं पीपल की और रिलेशनशिप्स की, यानी कि किस तरह से एक एंटिटी जो है रिलेशनशिप फॉस्टर कर रही है विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। और यहीं पे हम लेबर रिलेशंस वगैरह की भी बात करते हैं। अब यहाँ सोशल का मतलब लोगों से है, तो यहाँ पर किन लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है कि जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ हो गए, लेबर हो गए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का किस तरह से आप ध्यान रख रहे हो, किस तरह से आप उनको मैनेज कर रहे हो, या फिर आप जो हो किस तरह से सोशल अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हो, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर हेल्थ कैंप वगैरह लगा रहा है, हेल्थ केयर में ध्यान दे रहा है। तो जो चीज़ें इंस्टीट्यूशन को लोगों से कनेक्ट करवाती है, यानी कि उसके अंदर के लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, और किस तरह से आप आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी एक सोशल तरह से सर्व कर पा रहे हो, आप कितनी चैरिटी करते हो, सीएसआर एक्टिविटीज़ करते हो, और आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका किस तरह से ध्यान रखते हो। एक और एलिमेंट इसमें आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी का, जो कि प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी की बात करता है। उसके बाद में अब मतलब आपने ये वाला भी जो पिलर है, ये आपका सेकंड हो गया। अगर ये भी आपने कर लिया क्वालिफाई, तो आप सेकंड लेवल जो हो क्लियर कर जाओगे सस्टेनेबिलिटी की। देन थर्ड पिलर इज गवर्नेंस ना। गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो इंटरनल सिस्टम है ऑफ क्रिएटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, यानी कि प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। गवर्नेंस से हम क्या करते हैं ना, हम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलिसीज का, प्रैक्टिसेस का, कि इस प्रोसेस से ये चीज़ें होंगी। तो ये जो गवर्नेंस वाला पिलर है, ये फोकस करता है कि एक एंटिटी का इंटरनल सिस्टम किस तरह से होगा, जो वो एक ऐसा इंटरनल सिस्टम बनाए जिसमें वो सही ढंग से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, लॉज के साथ में कंप्लाई करे, कंप्लाई विद लॉ, और जो भी उसके स्टेक होल्डर्स की नीड्स हैं उनको फुलफिल करें। तो उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं,
वो इन तीनों चीज़ों को सही करने में होना चाहिए। उसको सही ढंग से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रॉपर तरह से लेना है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड, उनका भी ध्यान रखना है। तो गवर्नेंस वाले पिलर में हम ये बताते हैं कि हम इन सारी चीज़ों का किस तरह से ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि हम किस तरह से पॉलिसीज बना रहे हैं, और कॉर्पोरेट बिहेवियर का मतलब हो गया कि कितने एथिकल आप हो। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी इन वाले एलिमेंट्स में कवर होती हैं, इन वाले पिलर्स में कवर होती हैं। तो ये थ्री पिलर्स जब आप अचीव कर लेते हो तो आप जो हो एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाओगे। यानी कि अगर आपने इन्वायरमेंट का अच्छे से ध्यान रखा, सोशल पिलर को अच्छे से देखा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को भी ठीक तरह से बनाया है, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, वो एक सस्टेनेबल लेवल पे फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी प्लेस पे स्टे करेगा। तो इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्टिंग होती है वो हम किस में करते हैं, वो करते हैं हम ईएसजी रिपोर्ट में, कि हमने ये किस तरह से करा है। ये पिलर्स आपको ये बताने हैं कि आपको ये चीज़ें करना है। अब ईएसजी रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकती है ना, कि कंपनी ए जो है ये कुछ अलग चीज़ें कर रही है, कंपनी बी जो है कुछ अलग चीज़ें कर रही है, और किस हद तक कर पा रही है, ये चीज़ें भी तो मैटर करती है ना। तो वो जो भी आपने करा है वो आप अपनी पीएचडी रिपोर्ट में बताते हैं। इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज करते हैं अपनी पीएचडी रिपोर्ट में। एक चीज जो है ये और आपको ध्यान रखना है कि जो ईएसजी रिपोर्ट है ना, दिस कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का क्या मतलब हुआ, तो जैसे अगर हम बात करें सोशल की, सोशल पिलर की, ठीक है। अब सोशल पिलर में एक कंपनी ए है, उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ना 100 एम्प्लॉयज़ हायर करे हैं, मतलब हमने 100 न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्लेयर करी हैं, जनरेट करी हैं। तो ये चीज़ें उसने ईएसजी रिपोर्ट में डिक्लेयर कर दी अपनी। तो ये हो गया, क्वांटिटी बता दी उसने कि उसने क्या करा है, 100 न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करा है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया, ये तो उसने क्वांटिटी में बता दिया। क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया कि एक कंपनी ए ही है, उसने ये बताया कि हमने जो है ये वाले रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन करा है, या फिर हमने ये प्रोसीजर्स लगाए हैं जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से बचा सकते हैं, या फिर हमने इस तरह से रिसाइकलिंग का एक नया तरीका देखा है जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो आप जो हो वहाँ पर किसके बारे में बता रहे हो, आप क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, और क्वांटिटी में आप ये बता रहे हो कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ को हायर किया। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट योर ईएसजी रिपोर्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ना कंपाइलेशन वीडियोस ऑडिट के पेपर्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। दिसंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2024 तक के पेपर्स अपलोड हो गए हैं। बाकी के जो मई 25 और सितंबर 25 के हैं वो बहुत जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी। और उसके साथ में मैंने एक चीज़ और आप लोगों के लिए अपलोड की है, वो है एएफएम थ्योरी का एक बहुत ही बढ़िया रिविजन, जिसमें मैंने आपको मेमोरी ट्रिक्स और स्टोरीज के थ्रू सारे के सारे एएफएम के थ्योरी चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट वाले वो याद करवा दिए हैं। तो वो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए रिज्यूम करते हैं, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में क्या है। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में जैसे हम ईएसजी रिपोर्टिंग में तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के बारे में। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम किसके बारे में बताते हैं, तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम बताते हैं ईईएस के इम्पैक्ट्स के बारे में। यानी कि हम पब्लिकली ये रिपोर्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस का इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल, ये तीनों इम्पैक्ट्स कैसे हैं। तो ये हम इस सस्टेनेबल रिपोर्ट से रिपोर्ट करते हैं। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ हम बताते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ठीक है। तो इसमें आपको एलिमेंट्स नहीं पढ़ने हैं इस रिपोर्ट में, सिर्फ आपको ये पूछा है कि सस्टेनेबल रिपोर्ट में मतलब इस टॉपिक में सिर्फ ये बताया गया है कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग आप किस तरह से करते हो। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम सिंपली ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट कैसा है और वो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है। अब इससे होता क्या है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से होता क्या है, तो यानी कि इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बता देती है कि ये सारे उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो इससे क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं ना कंपनी के, उनको हेल्प मिल जाती है ये जानने में कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है और ये किस हद तक सस्टेनेबल रह पाएगी। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ये एंटिटीज को हेल्प करती है कि वो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर पाए, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन कर पाए। और इसी बेसिस पर कि एंटिटी लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल होगी, इसी बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में इस एंटिटी को भले ही नुकसान हो, बट उससे क्या होगा, उससे ये होगा उस छोटे से नुकसान से देर आर चांसेस कि लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। यानी कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करा, अब उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि अभी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लग रही है एंटिटी को, बट धीरे धीरे बिकॉज वो चीज़ ऐसी, अब जिसने भी सोलर प्लांट का स्टार्टिंग करी होगी, हो सकता है ना स्टार्टिंग में उसका इतना नहीं प्रॉफिट बैठ रहा हो, बट आप देखो धीरे धीरे करके कितने सारे लोग सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो जिसने भी इसका प्लांट सेटअप किया था सबसे पहले, तो दैट पर्सन माइट बी डाउटफुल, राइट। तो वही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में वो कितना वैल्यू क्रिएट कर पा रही है, कर पाएगी भी या नहीं, ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर को उसकी सस्टेनेबल रिपोर्ट पढ़ के पता लग सकता है। उसके बाद में ये बिजनेस को भी हेल्प करती है, उनको उनके B2B कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प करती है, क्योंकि दे विल बी हैप्पी, राइट। और इससे इनको न्यू कस्टमर्स भी मिलते हैं। तो 3 लोगों को फायदा होता है इससे, एक तो खुद कंपनी को, उसको कस्टमर्स मिलते हैं, देन ये पता लग पाता है कि लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल होगी तो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, और स्टेक होल्डर्स को भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जानने में। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं ना, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर ही ना जो कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, तो ग्लोबल ट्रेंड्स मतलब इसमें ऐसा क्या है ना कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो अपनी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू करते हैं। तो जैसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको GRI भी बोलते हैं। तो ये लार्जेस्ट 250 कॉरपोरेशंस करती हैं। उसके बाद में आपका CDP यानी कि कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जो है, तो इन्वायरमेंट पे किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है उसको वो बताते हैं। और एक होता है आपका इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि वॉलेंट्री होती है फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनी। तो ये जो है ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये इस सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। यानी सस्टेनेबल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के ना 3 तरीके होते हैं। तो कोई लोग GRI के थ्रू करते हैं, कोई CDP के थ्रू करते हैं, और कोई इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए करते हैं ना, दिस इज वॉलेंट्री फॉर 500 लिस्टेड कंपनीज, जो भी टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए वॉलेंट्री होता है। तो अब पढ़ते हैं हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो किस तरह से बनती है। यानी कि जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है वो अगर हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के थ्रू करेंगे ना, तो हम किस तरह से करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम 3 फैक्टर्स की रिपोर्टिंग करते हैं कि उसका इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में ना 6 C's हैं जिसकी हमें रिपोर्टिंग करना होता है, और इन्हीं 6 C's को हम बोलते हैं 6 कैपिटल्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले इकोनॉमिक, देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है ना उसी का एक तरीका है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाना। ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, पैसा। तो यानी कि इन 6 C's में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका फाइनेंस कैपिटल। ओके। उसके बाद में उसके बाद में आपका इन्वायरमेंट। ठीक है। इस वाले इसका क्या नाम है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से क्या निकल के आया, नेचर, नेचुरल कैपिटल यानी कि। उसके बाद में इसका क्या मतलब है, सोशल इम्पैक्ट।
तो यहाँ से निकल के आया सोशल कैपिटल। तो 6 C तो आपके इसी से ही आपको याद हो गए होंगे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की ही डेफिनेशन से, कि हम जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम क्या हमारी इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताना होता है कि और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 6 C's के लिए ना एक आप निमोनिक याद कर लो। आई डोंट रिमेम्बर द फैकल्टी, आई एम सो सॉरी कि ये किसने दिया था ये निमोनिक, बट मैंने कहीं से देखा था तो आई नोटेड इट डाउन। तो ये है मैन्युफैक्चर्ड, फिनिश, जिसमें कि फिनिश में आई एक ही बार है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड फिनिश जो है ये क्या है, ये आपका एक निमोनिक है टू लर्न द नेम्स ऑफ ऑल द 6 C's, ठीक है। जिसमें कि हमारा एफ फॉर फिनेंस कैपिटल, एन फॉर नेचुरल कैपिटल और एस फॉर सोशल कैपिटल हो गया। अब बचा हमारा मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चर्ड से कौन सी कैपिटल हो गई, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। उसके बाद में जो आई है ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली आई से कौन सी कैपिटल हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बाय एम सेइंग प्रॉपर्टी, इट्स कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। और जो एच है, एच से क्या बना आपका, एच से बना आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ये 6 C's में किस सी में क्या क्या है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज ना ध्यान रखना, इसमें एक कीवर्ड है जो ज्यादातर कैपिटल्स में यूज हुई है और वो है फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब ये जो लाइन है ये किस किस कैपिटल में है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उससे आपको इजीली कंटेंट रेडी हो जाएगा आपका कैपिटल्स में क्या क्या आपको लिखना है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो फाइनेंस कैपिटल में, ये लाइन आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में, ओके, और ये लाइन आप लिख सकते हो नेचुरल कैपिटल में भी। अब कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, फंड्स, राइट। तो पूल ऑफ फंड्स फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन या फिर और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और दूसरी चीज है इसमें, जब भी आप फाइनेंस कहीं से ऑप्टिंग करते हो आपके लिए दो चीजें आती हैं दिमाग में, दैट मीन्स आपके दिमाग में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कितना डेट रखना है, कितनी इक्विटी रखना है, या फिर कितने हमको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स जनरेट हो रही हैं। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में आपको इस कैपिटल में रिपोर्ट करना होता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या आ गया कि हम जो है किस तरह से पूल कर रहे हैं फंड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हमारा हो गया इकोनॉमिक इम्पैक्ट। या फिर कितना डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो भी एक तरह से हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया, जिसको व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिपोर्टिंग इट पब्लिकली। अब आप जो हो, आपको जैसे एक्सपेक्टेड बेनिफिट में मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टर्स जो है वो ये देख सकते हैं कि कंपनी का ईएसजी परफॉर्मेंस कैसा है। तो ईएसजी परफॉर्मेंस के लिए वो ईएसजी के फैक्टर्स के साथ ये चीज भी देख सकते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में, क्योंकि इनके ये सोर्सेज है ऑफ फाइनेंस, राइट। ओके। उसके बाद में आपका नेक्स्ट मैंने बताया मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का क्या मतलब हो गया, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का मतलब ये हुआ कि या तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कैपिटल है या फिर उसको ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। जैसे कि इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, ये चीजें इंसानों ने ही तो बनाई हैं। तो जो भी इस टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोविजन करने के लिए सर्विसेज का, तो वो चीज हमारी होती है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये हुआ कि इसको यूज करके किस तरह से हम यूज कर रहे हैं इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेचुरल कैपिटल का क्या मतलब हुआ, वो कैपिटल जो आपको नेचर से मिली है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, लैंड हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये सारी चीजें। तो नेचुरल कैपिटल को आप किस तरह से यूज कर रहे हो फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ऑल्सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज भी बताती हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल कैपिटल पे, यानी कि आप कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना पोल्यूशन कर रहे हो, तो उससे भी आपका नेचुरल कैपिटल जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। ओके, तो ये आपके तीनों कैपिटल्स हैं। आई होप कि इसका कंटेंट आपको याद हो गया होगा। अब उसके बाद में हमारी तीन और कैपिटल्स बच गई, जो कि पहली है आपकी ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में हम बात करते हैं पीपल की, उनको क्या स्किल्स है और कितना उनको एक्सपीरियंस है।
उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो हमारी एथिकल वैल्यूज को अलाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या वो लॉयल है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के साथ में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब जो भी इम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर मतलब है, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका सोशल कैपिटल ना। सोशल कैपिटल में क्या आया, सोशल कैपिटल का मतलब जो है वो है रिलेशनशिप, सोशलाइज करना, रिलेशनशिप किस किस के साथ में, कम्युनिटीज के साथ में, नेटवर्क्स के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या क्या आती है, जनरली सोशल वैल्यूज आती हैं कि आपका कैसा बिहेवियर है, कितना लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्या आप लाइसेंस्ड हो, आपके पास में सोशल लाइसेंस है। तो ये चीजें आती हैं सोशल कैपिटल में। और उसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो इसमें पता लगता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब इंटेलेक्ट वर्ड से निकला है दिमाग। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कितना है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कितना है, यानी कि आप जो हो किस तरह से R&D करते हो, किस तरह से आप इनोवेशन में इन्वॉल्व हो, और क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये बेसिकली बात करता है इन तीन चीज़ों की, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और कितना फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि अगर उसके पास में एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स होगा जो बहुत बढ़िया तरह से स्ट्रैटेजीज लगाता है, तो उसका आप सोचो कितना रिच कैपिटल होगा, कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा उसका ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इन सारे सीज की हम रिपोर्टिंग करते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में, और ये रिपोर्ट पढ़कर जो है एक सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एक और एंटिटी की तरफ से होती है, ठीक है। मैं काम करती हूँ, मैं आपको ना एक बार इसका एक सैंपल दिखा देती हूँ, सो दैट आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ESG रिपोर्टिंग भी और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग भी, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं। तो उससे ये होगा कि आपके माइंड में बैठ जाएगा, ऑल्दो ये रिकॉल वीडियो है, बट आपके सामने अगर वो पिक्चर आ गई रिपोर्ट की तो ईजी होगा। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। इज PR सॉरी ESG रिपोर्ट ऑफ रिलायंस। तो ये देखो आप, ESG रिपोर्ट 2024 की ये है। अब ये इनके कंटेंट्स देखो आप इसमें। तो इस ESG रिपोर्ट में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, इन तीनों ही रिपोर्ट्स के बारे में इन्होंने दिखाया है, राइट। अब देखो इन्वायरमेंट में भी इन्होंने कैसे कैसे बताया है। इन्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं। उसके बाद में सोशल में ये था कि कैसे ये हेल्थ सेफ्टी कर रहे हैं, फॉस्टर्स रिलेशनशिप, इट फॉस्टर्स विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे बिजनेस एथिक्स है, यानी कॉर्पोरेट बिहेवियर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है। इस तरह से रिपोर्ट बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके बाद में अगर हम बात करें सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की, तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में देखो, ये लोग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो है ये पहले करते थे यूजिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इन्होंने किस तरह से बताया है, दैट वी हैव अडॉप्टेड द 6 कैपिटल्स जो कि पार्ट होते हैं इस काउंसिल के। देन और इंटीग्रेटेड अप्रोचेस टू वैल्यू क्रिएशन culminates into our 6 कैपिटल अप्रोच। फिर उसके बाद में सारे कैपिटल्स का इन्होंने नाम लिखा है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूरी ये बना रखी है। ऑल्दो अब 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज के लिए BRSR बनने लगी है। तो वो चीज़ अभी हम डेफिनेटली चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, बट आई थॉट दैट बिफोर मूविंग अहेड, अगर इस तरह से आपको मैं ये रिपोर्ट दिखा दूंगी तो अब आप भूलोगे नहीं ये चीज़, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, मैं एक बार देख लेती हूँ उन्होंने 6 C's को दिखाया है या नहीं दिखाया है। तो ये देखो, ये इन्होंने इस तरह से नेचुरल कैपिटल में क्या क्या ये इम्पैक्ट्स के बारे में सब बताया है। देन ह्यूमन कैपिटल में क्या है, टैलेंट, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, इनोवेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इन्होंने बताया क्या क्या इनके इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हैं। देन मैन्युफैक्चर्ड में रॉ मटेरियल को कैसे सिक्योर करते हैं, फाइनेंस में क्या इनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। इस तरह से इन्होंने अपनी सारी चीज़ की, आप देख सकते हो, रिपोर्टिंग करी है। तो ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और ये जो है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ये वॉलेंट्री है। बस इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको ध्यान में रख के पब्लिकली हमें रिपोर्ट करना होता है अबाउट EES इम्पैक्ट्स, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो BRSR वाला है, दैट इज मैंडेटरी फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है।
तो अभी हम उसके साथ में स्टार्ट करें, एक बार वो डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, ये वॉलेंट्री होती है फॉर दैट टू फॉर 500 लिस्टेड कंपनीज। बाकी जो कंपनीज चाहें उसको कर सकती हैं, और इसमें अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, GRI, CDP और IIRC। ठीक है, आई होप यहाँ तक चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद में बढ़ते हैं आगे BRSR की तरफ। BRSR की ये जो रिपोर्ट है ना, ये कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी है। किसके लिए मैंडेटरी है ये मैंडेटरी है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। अब जो इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पढ़ी थी, यानी कि जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इनको करनी है या नहीं करनी है, किसको करनी है मतलब। तो वो जो है ना, वो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए था, और वो भी वॉलेंट्री था। ठीक है, लेकिन ये जो BRSR है, ये क्या है, 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। इस वजह से आपने देखा भी होगा, अभी जो मैंने आपको एक डेमो दिखाया था, एक सैंपल दिखाया था ऑफ रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, तो उसमें जो वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट थी वो काफ़ी पहले की थी। और अब जो है रिलायंस कंपनी जो है वो भी BRSR बनाती है। तो अभी मैं डिस्कस कर लूँ इसके प्रिंसिपल्स वगैरह, उसके बाद में वो भी आपको दिखाऊंगी। बट अब क्या है ना, ये लोग BRSR ही रिपोर्टिंग मतलब यही रिपोर्ट बनाते हैं, बिकॉज ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब BRSR में क्या होते हैं ना, 3 सेक्शंस होते हैं। तो 3 सेक्शंस में क्या क्या होता है, जो सेक्शन नंबर ए है वो बात करता है जनरल डिस्क्लोजर्स की। जनरल डिस्क्लोजर्स का मतलब ये हुआ कि कंपनी अपनी डिटेल्स देती है, कि कंपनी एक तरह से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो क्या प्रोडक्ट्स दे रही है, क्या सर्विसेज दे रही है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उसकी कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट है। तो बेसिकली वो डिटेल्स देती है अपनी फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन है जिसमें जनरल डिस्क्लोजर्स होते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी में वो बताती है अपने मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। तो यानी कि अपनी लीडरशिप के बारे में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उसके बारे में जो भी बात होती है, वो बात होती है आपकी सेक्शन नंबर बी में। और सेक्शन नंबर सी में क्या होता है ना, सेक्शन नंबर सी में प्रिंसिपल वाइज डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो अब इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें जो डेटा है वो कोर एलिमेंट्स के रिगार्डिंग होता है, और ये मैंडेटरी होता है। और जो दूसरा होता है वो ऑप्शनल डिस्क्लोजर होता है, वो लीडरशिप इंडिकेटर्स होते हैं कि किस तरह से वो इनपुट्स बनाती है, क्या उसके प्रोग्राम्स रहते हैं, किस तरह से उसके लाइफ साइकिल असेसमेंट्स रहते हैं। तो हम लोग ये सेक्शन सी जो है, यानी कि प्रिंसिपल वाइज डिस्क्लोजर, इसी के ही बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो प्रिंसिपल्स है इसमें भी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स हैं। तो ये जो भी 9 प्रिंसिपल्स रहते हैं ये तो मैंडेटरी ही रहते हैं, और उसके अलावा जो लीडरशिप वाले इंडिकेटर्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो अभी तक अगर हम BRSR को समराइज करें तो 3 टाइप के डिस्क्लोजर्स होते हैं: जनरल डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स, एंड प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो 9 प्रिंसिपल्स हैं जिनका डिस्क्लोजर हमको मैंडेटरली देना होता है BRSR में, वो क्या है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको ना एक मेमोरी टेक्निक दूंगी, जिससे कि आपको ये 9 की 9 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगी। मेरी मेमोरी टेक्निक नहीं है ऑफकोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मल्टीपल फैकल्टीज़ को रेफ़र किया था इस चैप्टर के लिए। तो ये जो मेमोरी टेक्निक है, ये शायद CA चिराग गर्ग सर की है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ ये उन्हीं की है। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि ये किसकी, बिकॉज मैंने नोट नहीं किया था, बट मैंने सिर्फ ट्रिक नोट कर रखी थी अपने नोट्स में, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो 9 प्रिंसिपल्स अगर आप मेरे साथ याद करो उस वीडियो से, तो देखो सबसे पहले आप ना कुछ स्टेटमेंट्स मैं लिख रही हूँ वो नोट डाउन कर लो मेरे साथ, तो उससे आपको याद हो जाएगा। तो मेक योर एम्प्लॉयज, अब इसके बाद में एक ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ, सेफ एंड सस्टेनेबल। अगेन मैं कुछ ब्लैंक छोड़ रही हूँ, इससे डैश होगी तो वो भी तुम्हारे डैश कर पाएंगे। अब चलो पहले ये सारे डैश फिल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखो, मेक योर एम्प्लॉयज ईट, EAT ईट,
सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स प्लस इसमें सर्विसेज भी ऐड कर लो। मेक योर एम्प्लॉयज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सेफ और सस्टेनेबल खाना खिलाओगे तो उससे क्या होगा, उससे वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज क्या होगी, प्रमोट होगी। वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट होगी। अब बिकॉज आपके एम्प्लॉयज की वेलबींग प्रमोट होगी तो उससे क्या होगा, वो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स यानी कि जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके इंटरेस्ट की परवाह करेंगे। तो क्या कर पाएंगे, वो रेस्पेक्ट कर पाएंगे। मतलब आप एक एंटिटी चला रहे हो और आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, उनकी केयर ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपकी क्यों केयर करेंगे। बट अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज दोगे तो उससे उनकी वेलबींग प्रमोट होगी और उस वजह से वो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट की। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंसेस आप मेरे साथ नोट डाउन करो। और डैश को भी रेस्पेक्ट एंड प्रमोट करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, ह्यूमन राइट्स, और वो ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट एंड प्रमोट करेंगे। अभी तक मैंने 5 सेंटेंसेस लिखवाए, क्या क्या है, मेक योर एम्प्लॉयज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इससे वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट होगी तो वो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, और ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट एंड प्रमोट करेंगे बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड द मतलब ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो उसको भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट करेंगे। तो ये 5 सेंटेंसेस यहाँ खत्म होते हैं, बट इससे क्या आपके सारे 9 प्रिंसिपल्स कवर हो गए, नॉट येट, अभी आपको और जो है वो लिखने होंगे। अब क्या होगा ना, आप इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे तो उससे क्या होगा, अच्छा खाना के लिए आप लाओगे कहाँ से, तो आपने एनवायरनमेंट तो खराब कर दिया, तो यहाँ लिखो अच्छा खाना लाओगे कहाँ से। इसमें लिखा था ना सेफ एंड सस्टेनेबल, तो ये लाओगे कहाँ से, आपने क्या कर दिया, एनवायरनमेंट तो खराब कर दिया। और इसमें कोई आपकी प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ एक जॉइनर लाइन है जो अभी और बाकी सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगी। तो अब आपने क्योंकि ऐसा कर दिया है, एनवायरनमेंट तो ऑलरेडी इतना खराब कर ही दिया है सब लोगों ने मिलके, उस वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किस चीज़ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, कि आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और क्या करें, रिस्टोरेशन करें इन्वायरमेंट का, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब आप इस पर ध्यान दोगे, क्या करोगे, अब आप प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन एंड इन्वायरमेंट पर ध्यान दो। ठीक है, बस 2-3 सेंटेंसेस और रह गए, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या आप ये अकेले कर पाओगे, आपको मैंने बोल दिया कि इन्वायरमेंट ठीक करो, तो इज दैट पॉसिबल फॉर यू कि आप अकेले सारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट और रिस्टोर कर लो, तो इसको आप अकेले ठीक नहीं कर पाओगे। डोंट वरी, अगर आपको ये लंबा लग रहा है 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब तो इस वजह से क्या करोगे, आप लोगों के पास जाओगे और लोगों को इसके बारे में बताओगे। तो लोगों को बताओगे कैसे, आप जो हो और लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, क्या करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे। इन्फ्लुएंस कैसे करोगे आप जो हो इन्फ्लुएंस करो, किस तरह से इन्फ्लुएंस करोगे, पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज बना करके। क्या करो, पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी बनाओ। मतलब आप एक तरह से क्या कर रहे हो, पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि हम जो है मिल करके इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और रिस्टोर करेंगे। ठीक है, और क्या बोलोगे इनसे, सबका साथ सबका विकास, यानी कि आप जो हो क्या करोगे, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट करोगे।
और आप जो हो क्या मानोगे, कस्टमर भगवान है, कस्टमर इज गॉड। यानी कि आपका मेन टारगेट क्या रहेगा कि आप अपने कस्टमर को क्या दे पाओ, वैल्यू दे पाओ अपने कस्टमर्स को। अब मेरे साथ में पहले पूरी की पूरी स्टोरी रिपीट करो और उसके बाद ही हम एक एक प्रिंसिपल पे चलेंगे। आई एम श्योर कि इसके बाद आपको ये 9 के 9 प्रिंसिपल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, बिकॉज मुझे भी हुए थे। तो पहला सेंटेंस है मेक योर एम्प्लॉयज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा, वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट होगी। अब वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट होगी, उस वजह से एम्प्लॉयज क्या कर पाएंगे, दो चीजें करेंगे। पहली चीज क्या करेंगे, पहली चीज वो ये करेंगे कि वो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी चीज वो क्या करेंगे, ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट एंड प्रमोट करेंगे। यहाँ तक 5 सेंटेंस खत्म हो गए। अब अच्छा खाना लाओगे कहाँ से, इन्वायरमेंट तो खराब कर दिया, तो क्या करो, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन करो इन्वायरमेंट का। क्या आप अकेले कर पाओगे, आपके बस की है अकेले करना, नहीं है। इस वजह से क्या करो, और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करो, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करो और रेगुलेटरी पॉलिसी बनाओ उसके लिए। अब सबका साथ सबका विकास मिलके होगा, तो दैट मीन्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा। और कस्टमर भगवान है, इसलिए हमको क्या देना होगा, प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। तो सबका साथ सबका विकास एंड कस्टमर भगवान है, ये चीज, ये सिर्फ 2 लाइंस है लास्ट में, तो उसको याद ऐसे ही कर लो। और यहाँ तक तो आपका स्टोरी से हमने कनेक्ट करा ही दी। ठीक, अब चलते हैं एक एक प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल के अंदर का कंटेंट भी मैं आपको याद कराऊंगी, तो डू नॉट वरी, बस इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहो। अब ये जो अंदर की टेक्निक्स हैं, ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि ये मैंने चिराग गर्ग सर की ही वीडियो से देखा था या किसी और फैकल्टी की वीडियो से देखा था, बट आपको फिलहाल तो यहाँ ये मतलब होना चाहिए कि इसमें आपको याद कैसे करना है। तो प्रिंसिपल नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए लाइन, मेक योर एम्प्लॉयज ईट। ईट का मतलब क्या हुआ, EAT, E for ethics, A for accountability, T for transferability। और इस प्रिंसिपल में एक निमोनिक आपको याद करना है, वो होगा आपका पियर्स, नाशपाती। तो एक तरह से मेक योर एम्प्लॉयज ईट नाशपाती, पियर्स, ठीक है। तो देखो, प्रिंसिपल 1 का नाम क्या है, एथिक्स, ट्रांसफरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और हम लोग क्या खिलाएंगे उनको, नाशपाती, पियर्स, ठीक है। नाउ पियर्स में भी क्या है, पी का मतलब है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ई का मतलब है एथिक्स, ए का मतलब है अवेलेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, आर का मतलब है रेस्पॉन्स टू एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इन राइटिंग। देन एस का मतलब है सप्लायर्स। तो पी से क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो यानी कि आप अपने काम के लिए ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे, ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे सो दैट आप कुछ भी गलत नहीं करें। देन ई का मतलब है एथिक्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो रूल्स इसलिए चाहिए जिससे आपको ईमानदारी छोड़ना ना पड़े। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये एक्चुअली एक ही पॉइंट है। तो आपको इस तरह से अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है जिससे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, सिंपल पॉइंट ये है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स, यानी कि सबको बता दो, कोई भी हिडन नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप बना रहे हो वो आप सबको बता दो, ठीक है। क्या करो, सबको बता दो। तो इन्फॉर्मेशन जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की है वो सबको बता दो। देन उसके बाद में अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स है उससे भागो नहीं, उसको क्या करो, ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो। रिस्पॉन्स टू एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो। आपका एथिक्स यही बोलता है कि आपको कोई भी चीज छुपानी नहीं है, आपको हर चीज को ट्रांसफरेबल रखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसफरेबिलिटी बताया था, यहाँ ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। ट्रांसपेरेंसी, हमको ट्रांसपेरेंट रहना है, मतलब कि जो भी हमारे एडवर्स इफेक्ट्स है उनको क्या करना है, उनको क्लियरली बताना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया, एस, इसका मतलब मैंने आपको बताया सप्लायर्स। यानी कि आपको अगर लग रहा है कि कोई आउटसाइड एंटिटी जैसे कि कोई सप्लायर अगर वायलेट कर सकता है BRSR प्रिंसिपल, तो उसको क्या करो, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करो। प्रोएक्टिवली मतलब पहले से ही रिस्पॉन्ड करो।
तो फटाफट से पीयर्स से पांचों पॉइंट मेरे को रिकॉल करवा दो। पी से क्या है, अब देखो मैं डिटेल में इसके जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकॉल कराना है और रिवाइज कराना है, तो वही कर लेते हैं, ठीक है। तो पी से क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ई से है एथिक्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। देन ए से है जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं दे शुड बी अवेलेबल टू योर स्टेक होल्डर्स। आर से रिस्पॉन्स टू एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि यू हैव टू disclose everything properly if there are any kind of adverse effects. Then S is for suppliers, proactively respond to the outside entities if you think that they may violate the BRSR principles. Okay, so I hope कि ये फर्स्ट वाला प्रिंसिपल एकदम आपको बढ़िया तरह से याद हो गया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मेक योर एम्प्लॉयज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हमारा प्रिंसिपल 2 है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्रिंसिपल 2 safe and sustainable goods and services. What? Safe and sustainable goods and services. अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही है सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में कि सेफ से पहले तो है कि एंटिटी को ना, जो भी उसके कंज्यूमर्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए। उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन है, सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर है कि जो भी प्रोडक्शन है या फिर आपकी R&D है, जो भी टेक्नोलॉजी आप लगा रहे हो वो इस तरह से लगाना है आपको कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे कर पाओ, सस्टेनेबल बना पाओ। और जो भी एंटिटीज हैं वो सेफ तरह से सारी चीजें यूज करेंगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगी रिसोर्सेज का, और रीयूज करेंगी और रिसाइकिल करेंगी जो भी रिसोर्सेज हैं। तो सेफ से यहाँ दो पॉइंट्स हैं, एक तो आपको राइट्स के बारे में एजुकेट करना है अपने कस्टमर्स को, रीयूज और रिसाइकिल करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। और सस्टेनेबल से है कि आपको अपना प्रोडक्शन इस तरह से करना है कि जो भी प्रोसेस है वो कैसा रहे, प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए हो। तो यहाँ पर हमारे दो जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2। अब आता है प्रिंसिपल 3, जो कि ये बोलता है कि आपको जो है वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट करना है। तो इस प्रिंसिपल का नाम भी यही है, प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। अब इसके लिए ना आपको एक गाना याद करना है। गाना क्या है, बचपन बचाना है, सैलरी टाइम पे देनी है। रिपीट विद मी, मैं नोट नहीं कर रही, आप नोट कर लो। बचपन बचाना है, सैलरी टाइम पर देनी है, काम के साथ आराम, सेफ एनवायरनमेंट बनाओ। बचपन बचाना है, सैलरी टाइम पे देनी है, काम के साथ आराम, सेफ एनवायरनमेंट बनाओ। बचपन बचाना है, सैलरी टाइम पे देनी है, काम के साथ आराम, सेफ एनवायरनमेंट बनाओ। यानी कि सबसे पहला है बचपन बचाना है, यानी कि जो भी एंटिटी है उसको किसी भी टाइप की चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। देन सैलरी टाइम पे देनी है, मतलब टाइमली पेमेंट करो जो भी वेजेस हैं उन सब चीज़ों का। उसके बाद में काम के साथ आराम, काम के साथ आराम का मतलब वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, और सेफ एनवायरनमेंट बनाओ, मतलब आपकी एंटिटी का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहाँ किसी भी टाइप का हैरेसमेंट नहीं हो रहा हो, हर कोई जो भी वर्कर है, एम्प्लॉय है, सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ फील करे। तो ये 4 पॉइंटर्स तो याद कर ही लो। उसके साथ में इस प्रिंसिपल में एम्प्लॉयज की बात होती है ना, तो एम्प्लॉयज में हम वो सारी बातें इन्वॉल्व करते हैं कि जैसे हमें ट्रेनिंग देनी है एक रिस्पॉन्सिबल तरह से अपने एम्प्लॉयज को, फिर हमें कंप्लायंस जो है वो भी देखना है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस है या नहीं है, तो वो पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप ये 4 स्टेटमेंट से ये तो याद कर ही लोगे 4 बातें, बाकी जो 2 बातें मैंने बताई एम्प्लॉय से रिलेटेड वो भी इस प्रिंसिपल में कवर होता है। नाउ मूविंग ऑन टू प्रिंसिपल नंबर 4, जो कि मैंने आपको बोला था, तो वो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे। और फिफ्थ बोला था ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। तो फोर्थ वाला जो प्रिंसिपल है वो भी यही है, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब इस वाले प्रिंसिपल में क्या है कि हमको जो है मतलब वो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट की, और रिस्पॉन्स करेंगे। तो मतलब रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, तो इसमें ये है कि जो स्टेक होल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है वही बिजनेस चलता है। तो स्टेक होल्डर्स से क्लियरली बात करो और उनको उनका फेयर शेयर दो। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको इसमें याद करने हैं, स्टेक होल्डर से क्लियरली बात करो और उनको उनका फेयर शेयर दो। तो स्टेक होल्डर्स से क्लियरली बात करो का क्या मतलब है कि आपको स्टेक होल्डर्स के साथ में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखना है कि
क्या यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस डिसीजंस का पीपल के ऊपर, नेचर के ऊपर। और उसके अलावा ये है कि कोई भी अगर शेयर बेनिफिट्स हैं तो वो आपको स्टेक होल्डर्स को इक्विटेबल मैनर में देना है, यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर का कोई राइट बन रहा है तो वो आपको क्या करना है, इसको इक्विटेबल मैनर में देना होगा। इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर नॉट गिविंग दैट शेयर टू दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो वो चीज़ है अभी। अभी तक अगर हम रिवाइज करें, देखो बहुत ज़्यादा हेक्टिक, आई थिंक आप सुन रहे हो पहली बार तो आपको लग रहा होगा, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाले प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें तो मैंने आपको पीयर्स से सारे स्टेटमेंट्स याद करवा दिए, राइट। उसके बाद में सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। इसमें तो बस यही था कि नेचर की बात हो रही थी और उसमें प्रोडक्शन के प्रोसेस की। फिर इसमें मैंने आपको 4 स्टेटमेंट्स लिखवाए ही, काम के साथ आराम, बचपन बचाना है, सैलरी टाइम पे देनी, काम के साथ आराम, सेफ एनवायरनमेंट बनाओ। और इसमें मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 2 लाइन बोली कि स्टेक होल्डर्स की राइट्स की रिस्पेक्ट करो। सॉरी, जो बिजनेस रिस्पेक्ट करता है वही चलता है। तो यानी कि आपको शेयर फेयर देना है और उनसे क्लियरली कम्युनिकेशन करना है। तो क्लियरली कम्युनिकेट करो और स्टेक होल्डर्स को उनका फेयर शेयर दो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 प्रिंसिपल्स आपको, आप इससे करोगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद में प्रिंसिपल नंबर 5 जो था वो ये था कि रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, यानी कि और ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। तो अब ये प्रिंसिपल के अंदर का अगर कंटेंट लिखने को आएगा तो वो आप किस तरह से याद करोगे। तो इसके लिए आपको याद, मतलब इसको इस तरह से याद करना होगा कि आप जो हो इस तरह से अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओगे जिससे कि क्या हो पाए, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो पाए। तो आपको ना ये इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट से ही याद कर लो कि आपको इस तरह से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो पाए। और आपको क्या करना है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है ह्यूमन राइट्स की, इंटीग्रेट करना है ह्यूमन राइट्स को अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, और इसकी रिस्पेक्ट करनी है ऑफ ऑल द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। तो एक तरह से सिर्फ 2 चीजें याद कर लो कि आपको क्या करना है, ह्यूमन राइट्स को ना उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उसको अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है और रिस्पेक्ट करनी है। सिर्फ 3 लाइन्स है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो प्रिंसिपल का नाम है इसी को ही थोड़ा इलाबोरेट करके लिख दोगे तो भी ये बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रिंसिपल 6 पे। इसको याद करने का ना थोड़ा तरीका अलग है। तो प्रिंसिपल 6 का नाम क्या है, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और ये हमने कैसे याद किया था कि अच्छा खाना लाओगे कहाँ से, एनवायरनमेंट तो तुमने खराब कर दिया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट का। तो अब इसके पॉइंट से याद करने के लिए ना आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी और वो ये होगी कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप एक कंपनी के ओनर हो और आप कंपनी को किस तरह से चलाओगे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, यानी कि सही तरह से अपनी रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि मेरे किस किस प्रोसेस से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या फिर मैं किस तरह से एनर्जी यूज़ को ओवर तो नहीं कर रहा हूँ कहीं, या फिर मैं कुछ ऐसे सोर्सेज लगा सकता हूँ जैसे सोलर एनर्जी या कुछ, जिससे जो मेरा प्रोसीजर्स है उससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो पाए। मतलब आपको जो है अपनी कंपनी को इस तरह से चलाना है कि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो। तो उसके लिए क्या क्या करोगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो सभी पॉइंट्स में लिख सकते हो कि इस तरह से आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है जिससे आप सेशन रेक्टिफाई कर पाओ जो भी चीज़ है वो, जो भी आपका इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। उसके बाद में आप अपनी एक्टिविटीज को क्या करोगे, बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे कि मैं किस तरह से रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल कर सकता हूँ। तो इसमें 4-5 पॉइंट ही हैं कि सबसे पहले तो यू हैव टू डू दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देन यू विल हैव टू मेक मेजर द परफॉर्मेंस कि किस किस प्रोसेस से आपका पोल्यूशन हो रहा है। और इस तरह से फिर आपको अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है जिससे आपका जो भी गलत इम्पैक्ट है वो रेक्टिफाई हो पाए। और आपको फिर क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज को इंडस्ट्री की एक्टिविटीज के साथ कंपेयर करना है जिससे आप रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कर पाओ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने प्रिंसिपल 7 पढ़ा था कि आप अकेले तो कर नहीं पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, पब्लिक को भी, और रेगुलेटरी पॉलिसीज बनानी होगी। तो प्रिंसिपल 7 का भी यही नाम है कि इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबके साथ मिलकर के पॉलिसीज बनानी होगी। और यहाँ पे कलेक्टिव एसोसिएशन को हम बोलते हैं ट्रेड ग्रुप या इंडस्ट्री चैम्बर। तो यानी कि आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बना रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इन्वॉल्व अ कलेक्टिव एसोसिएशन जिसको आप ट्रेड ग्रुप या इंडस्ट्री चैम्बर भी बोलते हो। और इससे क्या होना चाहिए, फेयर कंपटीशन जो है वो एनकरेज होना चाहिए। ठीक है। तो सबके साथ मिलकर के पॉलिसी बनाओ, सिर्फ इतना याद कर लो। उसके बाद में प्रिंसिपल 8 जो है, प्रिंसिपल 8 में आपका क्या नाम है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो
इससे सबका साथ सबका विकास से मैंने आपको प्रिंसिपल 8 याद कराया था ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा जो है प्रिंसिपल 8 के लिए, मैं चलो यहाँ लिख दे रही हूँ, इम्पैक्ट। IMPACT, इम्पैक्ट। नाउ आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है कि आपको जो है आइडेंटिफाई करना है इम्पैक्ट्स, क्या इम्पैक्ट्स आपके लोगों पे पड़ रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। तो आइडेंटिफाई इम्पैक्ट्स ऑन पीपल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको मिटिगेट करना है अगर कोई भी वहां पर एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं वो। उसके बाद में आपको अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह से करना है, टेक्नोलॉजी इस तरह से करना है जिससे जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है ना उनकी हेल्प हो पाए। तो एंटिटीज शुड ब्रिंग अप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज जिससे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है उस मार्जिनल कम्युनिटीज जो है उसकी हेल्प हो पाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है एडवर्स इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करना है। ए फॉर एडवर्स इम्पैक्ट्स, उनको रिव्यू करना है, उनको रिड्यूस करना है। और उसके बाद में सी से है CSR एक्टिविटीज करनी है आपको। और टी जो है उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है आपका, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट में यही है कि आपको जो है सबकी ग्रोथ करानी है, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप जो हो CSR एक्टिविटीज करोगे, क्योंकि सबके साथ जुड़ोगे तभी तो आपको हेल्प मिलेगी ना। तो आपको मार्जिनल कम्युनिटीज की भी हेल्प करनी है। उसके बाद में आपको मिटिगेट करना है अगर कोई भी आपको लग रहा है एडवर्स इम्पैक्ट है। आप ये देखो कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों को कंसीडर नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें यही है, इम्पैक्ट से याद कर लो, आइडेंटिफाई इम्पैक्ट, मिटिगेट एनी काइंड ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की हेल्प करो, CSR एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, और कोई भी अगर एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उनको देखो और उनको कम करो, ठीक है। तो रिव्यू करो। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर भगवानी, यानी यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब इसको आप कैसे याद करोगे प्रिंसिपल 9 को, तो प्रिंसिपल 9 याद करने के लिए ना एक एनर्जी ड्रिंक के एड को इमेजिन करो। तो एनर्जी ड्रिंक के ऐड में आपको क्या इमेजिन करना है कि आपको एक एनर्जी ड्रिंक मिलती है, ठीक है। अब एनर्जी ड्रिंक पे जरूरी नहीं है कि वो सारे एज ग्रुप्स के लिए सेफ हो। तो समटाइम्स इट इज रिटन कि ये जो है ये बिलो द एज ऑफ 5 के लिए नहीं है ये पर्टिकुलर ड्रिंक। तो उसका मतलब क्या है, यू आर डिस्क्लोजिंग कि जो है ये किसके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उस पर्टिकुलर चीज का, तो वो भी आप उसमें लिखो कि ओवर डोज अगर आप इस पर्टिकुलर मेडिसिन की ले लोगे या स्प्रिंग की ले लोगे तो उससे आपको हेडेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू विल हैव टू जो है इन्फॉर्म करना है आपको कि सेफ वेज में ही लो उस पर्टिकुलर चीज को। उसके बाद में आपको अगर लग रहा है कि कुछ भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका लोगों के ऊपर, तो यू विल हैव टू रिड्यूस इट। देन आपको जो है कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, और जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे देनी चाहिए कस्टमर को वो प्रॉपर तरह से यू शुड डिस्क्लोज इट प्रॉपरली। देन उसके बाद में एंटिटीज जो हैं उनके पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए जब वो मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। देन राइट टू प्रिवेसी जो है, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को आपको अच्छी तरह से बचा के रखना है, और कोई भी अगर ग्रीवांस आता है तो उसका रिड्रेसल आपको प्रॉपर मैनर में करना है। तो इसमें प्रिंसिपल नंबर 9 में आपको सिंपली क्या इमेजिन करना है, दैट यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट, सपोज एनी एनर्जी ड्रिंक और एनी पर्टिकुलर मेडिसिन टू एनीवन, और उसमें आपको क्या क्या करना है। तो फटाफट से मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रही हूँ पॉइंट्स, कि आपको जो है एडवर्स इम्पैक्ट अगर कोई है वो डिस्क्लोज करना है। देन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सेफ वेज हैं तो वो करना है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो खुद से रिड्यूस कर दो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, राइट टू प्रिवेसी, जो भी कस्टमर का डेटा है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड विद यू, और जो भी कोई ग्रीवांस है उसका प्रॉपर रिड्रेसल करो, कोई फीडबैक आ रहा है कस्टमर से तो उसको एड्रेस करो, सो दैट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। उसके बाद में प्रिंसिपल 8 क्या था, कि आपको जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना है और इक्विटेबल डेवलपमेंट को। जिसमें मैंने आपको एक निमोनिक करा है इम्पैक्ट, जिसमें IMPAC करा है। तो आइडेंटिफाई करो कि क्या इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, देन मिटिगेट करो कोई भी एडवर्स इफेक्ट है, देन मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मतलब ये हो गया कि आपको इस तरह से प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को लेके आने की इनकी हेल्प हो पाए। और उसके अलावा आपको रिव्यू करना है एडवर्स इम्पैक्ट्स को, और CSR एक्टिविटीज भी करो जिससे कि आपकी अगेन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की हेल्प हो पाए। ये 4-5 पॉइंट भी लिख लोगे तो 5 में से 2.5-3 तो आराम से मिल ही जाएगा, है ना।
उसके बाद में आते हैं प्रिंसिपल 7 पे, जो कि था इन्फ्लुएंस जो है पब्लिक पे, लोगों पे। तो सबके साथ यू हैव टू मेक द पॉलिसी, यानी कि ट्रेड ग्रुप एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ में करना है। दैट मीन्स यू विल हैव टू एनकरेज द फेयर कॉम्पिटिशन। उसके बाद में हम लोगों ने जिस तरह से पूरा सीक्वेंस करा था, एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाना है, पेयर्स खिलाना है, मतलब सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोट वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। तो दीज आर योर 9 प्रिंसिपल्स। अगर अभी भी आपको याद नहीं हुआ है तो वैसे तो शायद आपने अपने तरह से ही याद किया होगा, if you are watching this video, बट इसको आप नोट कर लोगे ना और उसके बाद 2-3 बार सुनोगे इसको, तो ये पक्का आपको याद हो जाएगा जिस तरह से मैंने बताया आपको। फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको जो है थोड़ा पॉसिबल होगा तो और अच्छे से बता दूँ। अब उसके बाद में बढ़ते हैं आगे के चैप्टर की तरफ। तो उसमें अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। एक तो ये है कि SSAE क्या है। तो SSAE है स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस इंगेजमेंट्स, यानी कि जो भी एश्योरेंस इंगेजमेंट्स है अबाउट द एंटिटी सस्टेनेबल इंफॉर्मेशन, ये उसके साथ डील करता है। यानी कि एक जो पर्सन यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ की एश्योरेंस देता है कि ये एंटिटी सस्टेनेबल है भी या नहीं है, क्योंकि हम यूजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये एश्योरेंस इंगेजमेंट है। यानी कि ये जो इंगेजमेंट है इसकी एश्योरेंस रिपोर्ट पढ़ के यूजर ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि एंटिटी कितनी सस्टेनेबल है। अब इसके लिए मेथड आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आप क्या करो ना, सबसे पहले तो जो ESG रिपोर्ट बनाइए। अब आप जो क्या करने जा रहे हो, आप इनका ये देखने जा रहे हो, एश्योरेंस इंगेजमेंट करने जा रहे हो अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज ABC लिमिटेड। ठीक। अब आप क्या करो ना, सबसे पहले तो आप क्या करो, आप जो हो इनकी जो ESG रिपोर्ट है इसका प्रिलिमिनरी रिव्यू करो। अब मैं एक काम करती हूँ आपको, चलो मैं पहले पूरे स्टेप्स बता देती हूँ फिर आपको रिपोर्ट दिखा दूंगी। सबसे पहले आपको ESG रिपोर्ट अभी मैं भी दिखाऊंगी, उसका क्या कर लेना, प्रिलिमिनरी रिव्यू कर लेना। अब उसके बाद में क्या करो, सिर्फ रिपोर्ट पढ़ के बैठ जाओगे क्या, नहीं। क्या करोगे, आप ABC लिमिटेड के ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहां पर क्या करोगे, जाके ऑन साइट असेसमेंट करोगे कि जो जो इन्होंने इन प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है या फिर अपने जो जनरल डिस्क्लोजर्स में लिखा है वैसा कुछ है भी या नहीं है। तो ऑन साइट असेसमेंट करोगे ना। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो ये असेसमेंट करोगे इसकी क्या दोगे, एक रिपोर्ट बना करके दोगे जिसको हम बोलेंगे असेसमेंट रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट आप किसको दोगे, एंटिटी के लोगों को दोगे और बोलोगे कि आपने तो अपनी ESG रिपोर्ट में ये लिखा है, हमने असेसमेंट करा ये है। तो अब आप क्या लोगे, उनका रिस्पॉन्स लोगे। फिर जब रिपोर्ट बना के आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपने उनको असेसमेंट रिपोर्ट दे दी, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, फिर आप क्या करोगे, आप जो हो फिर जो भी आपको लगेगा कि जो भी इनके रिस्पॉन्सेज आए हैं और जो भी आपको ऑन साइट असेसमेंट था, उसके बेसिस पे व्हाट यू विल डू सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स जो भी आपको मिली ऑन साइट असेसमेंट के ऊपर, और एक डॉक्यूमेंट जो है वो चीज़ भी आप उसका भी रिव्यू कर लोगे। ठीक है। तो जो असेसमेंट के बाद में आपको फाइंडिंग मिलेगी बेसिकली उसका रिव्यू कर लोगे और उसके बाद में क्या करोगे, एक फाइनल रिपोर्ट आप बना दोगे। तो सबसे पहले आपने ESG रिपोर्ट करी, ऑन साइट असेसमेंट करा, फिर आपने जो है उसके लिए क्या करे, बेस्ड ऑन दैट आपने एक एश्योरेंस सॉरी आपने क्या करा, असेसमेंट रिपोर्ट एक इशू कर दी, फिर आपने रिस्पॉन्सेज मांगे, फाइंडिंग्स मांगी, क्लैरिफिकेशंस मांगे। उसके बाद में जब आपको वो मिल गए तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करा और आपने अपने लिए क्या बना ली, एक फाइनल रिपोर्ट बना ली। ठीक है। उसके बाद में एक ये जब आप करते हो ना, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते हो, दैट इज SSAE 3000, यानी कि स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस इंगेजमेंट। तो ये ICI ने रिसेंटली ही इशू करा है, और ये जो है जितने भी इंश्योरेंस इंगेजमेंट्स आप करते हो ना ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन, ये उसके ऊपर होता है। तो ये जो इंटेंडेड यूजर्स हैं स्टैंडर्ड के, वो कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि इंश्योरेंस रिपोर्ट बताते हैं कि एंटिटी सस्टेनेबल भी है या नहीं है, या फिर उन एंटिटीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है जो एक प्रोफेशनल ऑडिटर ढूंढ रही है। और ये रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और अदर यूजर्स पे भी होता है जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का डेटा यूज कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है ये इन सारे लोगों को इंटेंडेड यूजर्स मानता है कि जो लोग हैं, जो एश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं और जो एंटिटीज हैं जो ये एश्योरेंस कराना चाह रही हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये हमारे क्या है, इंटेंडेड यूजर्स हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखिए स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो उस स्टैंडर्ड को यूज करके ही आपको अपना प्रिलिमिनरी रिव्यू, ऑन साइट असेसमेंट, ये सब करना होता है, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में अभी बनाकर दिखाया था। ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है जो कि नवंबर 24 में भी पूछा गया था कि रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर।
अगर आप जो हो ESG के एस्पेक्ट्स में ऑडिट को कंसीडर करते हो। तो ऑडिटर का यहाँ क्या काम है? तो ऑडिटर का देखो वही काम है, सबसे पहले ऐसे 200। तो ऐसे 200 क्या बोलता है कि रीजनेबल एश्योरेंस लो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो फ्री है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ऑडिटर यही देखता है। दूसरी चीज वो ये देखता है कि क्या यहाँ पर कोई रिस्क है, तो यानी कि क्या यहाँ पर कोई क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है इन अकॉर्डेंस विद जैसे 315, और अगर है तो वो रिस्क हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट है भी या नहीं है। उसके बाद में आपको जो है तीसरी चीज जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या यहाँ पर जो एंटिटी है उसने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स दिए हैं एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स जो आपको लगता है कि आपके ऑडिट के लिए नेसेसरी हैं। उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट से ही कि किस तरह से क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो थे वो एड्रेस हुए थे। यानी कि ऐसे 330 के हिसाब से व्हाट वाज द रिस्पॉन्स टू द रिस्क विच यू आइडेंटिफाई। नाउ विद दिस जो इंक्रीज होता है यूजर फोकस का ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑडिटर जो है इंक्रीजिंग प्रेशर झेल सकता है अबाउट द ट्रांसपेरेंसी कि क्लाइमेट मैटर्स का क्या रिस्क है। जैसे सपोज कोई यूजर है ऑडिट रिपोर्ट का, वो ये देखना चाहता है कि ये कंपनी जो है उसका सपोज एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट से वो कंपनी जुड़ी हुई है। अब वो जरूरी तो नहीं है ना कि सारे ही सीजन में जो है वो हमेशा ही उस कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा रहता है अगर वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो है वो बिजनेस कर रही है। तो उस केस में क्लाइमेट रिलेटेड क्या रिस्क है और उसके साथ वो एंटिटी कैसे डील कर रही है ये भी यूजर मतलब जान सकता है। तो एज एन ऑडिटर फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वो चीज़ भी चेक करो। ठीक है, उसके अलावा जो ऑडिटर है वो ईओएम पैराग्राफ भी इंक्लूड कर सकता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, जिसमें वो कुछ डिस्क्लोजर्स की तरफ यूजर्स का ध्यान खींचेगा जो भी उसने ली होगी अबाउट द जो भी मतलब उसको लगता है कि की मैटर्स हैं जो उसको बताने चाहिए। उसके अलावा कोई अगर अदर इन्फॉर्मेशन है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 720, एक तो ईओएम है और 720, इससे 720 के हिसाब से भी अगर उसको लगता है कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिकली कम्युनिकेट करना चाहिए तो वो करता है। सो दिस इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन एन इन द कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी, जहाँ पर मतलब ऑडिट ऑफ एफएस जहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसीडर करा जाता है। अब मैं काम करती हूँ, मैं आपको ना ESG रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ और इसके साथ में 9 के 9 प्रिंसिपल्स भी रिवाइज करवा दूंगी बिकॉज जनरली क्वेश्चन उसी से ही बनता है। वैसे तो जो भी टॉपिक से किसी में से भी बन सकता है, बट जनरली 9 प्रिंसिपल्स में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट और उसके साथ फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ये बात ध्यान रखना कि उस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपसे ESG रिपोर्ट पूछिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पूछिए या फिर BRSR रिपोर्ट पूछिए, बिकॉज यही 3 टाइप की रिपोर्ट इस पूरे चैप्टर में है और उसी के ही बेसिस पे आपका आंसर हो रहा है। फिर उसके बाद तो सिंपली 2 टॉपिक्स हैं कि क्या रोल है ऑडिटर का, और उसके अलावा SSAE के बारे में है 3000, तो वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। ठीक गाइस, ये जो है ना ये BRSR रिपोर्ट है रिलायंस लिमिटेड की ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने सारा जो भी हम लोगों ने अभी सेक्शंस पढ़े थे वो सारा डिस्क्लोजर दिया है। जैसे सेक्शन ए में जनरल डिस्क्लोजर, सेक्शन बी में मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर और सेक्शन सी में प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि सेक्शन ए में इन्होंने जनरल डिस्क्लोजर दिया है, मतलब यहाँ कंपनी के बारे में इन्होंने सब बताया है कि ये हमारी डिटेल्स है रजिस्टर्ड एंटिटी का, इस तरह से हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये हमारे ऑपरेशंस हैं, ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं जो हम वो दिया है। फिर इन्होंने सेक्शन बी में मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर्स में अपने मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने सब बता रखा है कि ये हमारा जो है मैनेजमेंट प्रोसेस रहता है, ये हमारी पॉलिसीज़ रहती हैं। फिर इन्होंने इसका प्रिंसिपल वाइज बाइफरकेशन भी दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर उन्होंने इस तरह से यहाँ पे पूरा दिया है कि ये हमारे प्रोसेस है और ये हमारा इस तरह से गवर्नेंस रहता है। उसके बाद में सी जो था, सेक्शन सी, वो किसके बारे में था? प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स। तो इन्होंने क्या करा है, प्रिंसिपल वाइज सारे परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज कराया। अब प्रिंसिपल वाइज डिस्क्लोजर्स में भी 2 चीज़ें थी, एक था एसेंशियल इंडिकेटर्स और एक था लीडरशिप इंडिकेटर्स। तो अब जैसे ये प्रिंसिपल 1 है, तो प्रिंसिपल 1 क्या था? एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो उन्होंने ये एसेंशियल इंडिकेटर्स में सब बता रखा है कि क्या परसेंटेज है कवरेज बाय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर कोई हैं तो। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज, पनिशमेंट्स अगर कोई हैं तो। देन अपील, रिवीजन, ये सब। तो मतलब इन्होंने सारी चीज़ें क्या करी हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्क्लोज कर दी हैं।
तो उसमें यही तो था ना कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट है उसका ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इस तरह से बनाओ कि आपकी जो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की इंफॉर्मेशन है वो स्टेक होल्डर्स को आपको अवेलेबल करानी है। तो वही सभी अवेलेबल करवा रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने लीडरशिप इंडिकेटर्स भी दिए हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब डज द एंटिटी हैव प्रोसेस टू प्लेस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल 2 में क्या था, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही सब इन्होंने लिखा है, और फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। फिर इसमें भी मतलब इन्होंने एसेंशियल और लीडरशिप में इस तरह से इन्होंने बांट रखा है कि देखो प्लास्टिक और ये ई वेस्ट वगैरह ये कैसे हजार्डस होती है, ये होती है, पूरा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद में प्रिंसिपल 3 क्या था, प्रिंसिपल 3 था कि वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट होगी। तो वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज का इन्होंने देखो पूरा डेटा दे रखा है। एसेंशियल इंडिकेटर्स तो मैंडेटरी, लीडरशिप इंडिकेटर्स जो है वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल इंडिकेटर्स तो दिए हैं, लीडरशिप इंडिकेटर्स भी दिए हैं इन्होंने, मतलब इन्होंने दिए हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग दें बिकॉज दैट इज ऑप्शनल। देन फोर्थ वाला क्या था, रिस्पॉन्स इंटरेस्ट की, रिस्पेक्ट करेंगे इंटरेस्ट किसकी, स्टेक होल्डर्स की। तो वही सब इन्होंने बताया है कि आपको जो है फेयर शेयर देना है, और उनको क्या करना है, फेयर शेयर देना है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में नो, यस यस यही था इसमें कि प्रिंसिपल 4 में यही था, प्रिंसिपल 3 शायद छूट गया ना, नहीं वेलबींग वाला तो हो गया, प्रिंसिपल 4 ही तो कर रहे हैं हम, यस। तो प्रिंसिपल 4 में यही तो था ना कि हम जो है कम्युनिकेट करेंगे जो भी इम्पैक्ट्स हैं, और फेयर शेयर देंगे। तो वही सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बता रखी है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे स्टेक होल्डर्स ग्रुप को। देन क्या उनकी कंसल्टेशन यूज़ होती है या नहीं होती है। देन प्रिंसिपल 5 में रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने पूरा बता रखा है। उसके बाद में प्रिंसिपल 6 इज प्रोटेक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो रीयूज रिड्यूस रिसाइकल ऑप्टिमम मैनर में आप यूज कर रहे हो। देन सबके साथ में आप पॉलिसी बना रहे हो, वो प्रिंसिपल 7 में है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप। प्रिंसिपल 6 में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, तो कोलैबोरेट कर रहे हो फॉर एथिकल बिजनेस, और क्या क्या आप कर रहे हो, एफिलेशंस हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ में या नहीं, कौन कौन से चैम्बर्स के साथ आप कर रहे हो। तो इसमें ट्रेड ग्रुप और इंडस्ट्री चैम्बर का ही होता है। देन सबका साथ सबका विकास है प्रिंसिपल 8। तो इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि आपको इम्पैक्ट देखना होता है, CSR एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो इन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ के बारे में भी बताया है, CSR भी इन्होंने करा होगा, कहीं ना कहीं छुपा होगा इसमें, ये देखो CSR का पूरा आ गया। फिर रिस्पॉन्सिबल मैनर में आपको, लास्ट प्रिंसिपल था रिस्पॉन्सिबल मैनर में आपको देना है। तो आपको जो है सारी चीज़ें जो है डिस्क्लोज करना है, सेफ वेज, कस्टमर के डेटा को, तो सेफ्टी इश्यूज, कस्टमर कंप्लेन को अच्छे से एड्रेस करना है, कोई साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है। तो वो उसके बारे में उन्होंने सब चीज़ें बता रखी हैं इतने अच्छे से। ठीक। सो दिस वाज अबाउट योर BRSR रिपोर्ट। आई होप कि ये रिपोर्ट देख के आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इस चैप्टर में थोड़ा रट्टाफिकेशन तो है, बट मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि सिंपल बना दूँ मैं आपके लिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन। बाकी जो भी फीडबैक होना इस वीडियो पे वो भी ज़रूर देना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, बट इफ़ मिलती है या जो भी आपको लगता है कि कमी रही है, डू लेट मी नो दैट, सो दैट आगे की वीडियोज़ में वो शिकायत मैं दूर कर पाऊँ। So with this, I'm ending this video. Wish you all the very best. और इसके बाद में एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है SQC 1 और SE 220 पे, जिसका रिवीजन थोड़े अलग तरह से मैं कराऊंगी, तो वो ज़रूर देख लेना। उससे आपका SQC 1 SE 220 अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये रहेगी कि एक बार नोट्स रिवाइज करके बैठना, तभी उसको अच्छे से कर पाओगे। चलो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। एक रिवीजन ऑडिट का हो गया हो तो चुपचाप कंपाइलेशन सीरीज स्टार्ट कर देना, वेट मत करना बात का। 1 घंटा आधा घंटा जितना भी दे पाओ वो वीडियोस देखना शुरू करो, उससे आपको ऑडिट याद रहेगा, ठीक है, वरना भूल जाओगे। चलो देन आई एम एंडिंग दिस वीडियो।
with this note, and bye.